Good morning, students. Today we will study about the tense, form and use. टेंस, काल आपने सुना होगा। आज इसके प्रकारों और इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले टेंस क्या है? टेंस कैन बी डिफाइंड as that form of a verb which shows the time and state of an action or event. समझिएगा इसको। टेंस को परिभाषित किया जा सकता है क्रिया के उस फॉर्म के रूप में जो किसी एक्शन यानी कार्य, इवेंट यानी कि घटना के समय और कंडीशन को बताता है। समझ में आ रहा है? जैसे कोई काम, कोई क्रिया लीजिए, खाना, पीना, सोना, पढ़ना, लिखना, ये सब वर्ब्स हैं, ठीक है? ये काम किया जाता है, किया जा रहा है, किया जा रहा होगा, किया जा रहा था, ये सब अलग अलग फॉर्म आ गए, इसके अलग अलग रूप आ गए। अब वो क्रिया किस दशा में है और उस किस दशा में है, मतलब पूर्ण हो चुकी है, कंप्लीट है, प्रोग्रेसिव है, या उसके करने का समय निश्चित नहीं है, या भविष्य में हो रही होगी, भूतकाल में हो रही होगी, वर्तमान में चल रही है, भूतकाल में चल रही थी, या फिर जो जिस भी प्रोसेस में है, जो भी उसका कंडीशन है और जो उसका टाइम है, इसको अगर हमको डिफाइन करना है तो टेंस के द्वारा डिफाइन होता है। आ गया समझ में? टेंस का मतलब काल, क्रिया किस रूप में है, किस समय चल रही है, किस समय चल रही होगी या चल रही थी, जो भी है, ये सब कुछ आप किसके द्वारा डिफाइन करेंगे? टेंस के द्वारा। टेंस बताता है कि वर्ब कौन से टाइम में है और कौन से स्टेट में है। ठीक, इतना क्लियर हो गया एकदम। अब अ वर्ब मे बी इन, क्रिया 3 काल में हो सकती है। फर्स्ट इज, एज यू नो, प्रेजेंट टेंस, जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है? सेकेंड इज पास्ट टेंस, जिसे हम भूतकाल कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस, जिसे हम क्या कहते हैं? भविष्य काल। क्लियर? क्रिया 3 रूपों में हो सकती है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब इन तीनों टेंसेस को हम 4 फॉर्म्स में सब डिवाइड कर सकते हैं। ईच ऑफ द टेंस कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 4 फॉर्म्स। नेम देम, बताइए, आप नाम बता सकते हैं कौन कौन से हैं? सबसे पहला है इंडेफिनिट, जिसे आप सिंपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल। इज इट क्लियर? सेकेंड वन इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, यू मे ऑल्सो कॉल इट प्रोग्रेसिव। थर्ड वन इज perfect, and the fourth one is perfect continuous.
नाउ प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म्स आपसे पूछे जाएंगे तो क्या क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लाइकवाइज पास्ट टेंस के 4 फॉर्म्स आपसे पूछे जाएं तो पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस और यू मे कॉल इट पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट एंड द लास्ट वन इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लाइकवाइज फ्यूचर टेंस के 4 फॉर्म्स, फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर परफेक्ट एंड द लास्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इज इट क्लियर? अब हमको ये देखना है कि एक एक टेंस और उसका एक एक जो हमने उसको सब डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में, वो किस तरह से यूज होता है स्पोकन इंग्लिश में और रिटन इंग्लिश में। तब आप समझ पाएंगे कि आपको अपनी बात अगर कहनी है तो आप कौन से टेंस का यूज कहां पर कहेंगे। इज इट क्लियर? जब तक आप यही नहीं जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस में, इंडेफिनिट टेंस में कैसे वाक्य लिए जाते हैं, उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, कंटिन्यूअस में कैसे वाक्य होते हैं, परफेक्ट में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, यू विल नॉट बी एबल टू उटर अ सिंगल वर्ड इन इंग्लिश। ठीक है? सेंटेंस को बताने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको टेंस के यूजेस मालूम हो। ओके, लेट्स बिगिन विद प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले, और वी मे कॉल इट सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट या इसे कहा जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे जरूरी चीज है जानना कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे बनता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर। आपको सेंटेंस फ्रेम करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो कैसे बनेगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, यानी जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता। उसके बाद आती है मुख्य क्रिया या वर्ब, ये अपने फर्स्ट फॉर्म में होती है। और लास्ट में ऑब्जेक्ट, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं ऑब्जेक्ट है, या फिर कॉम्प्लीमेंट है, पूरक, या इसके साथ साथ अदर वर्ड्स और दूसरे शब्द भी जुड़ सकते हैं। ठीक है? तो हम इतना सारा ना लिख के सिंपली लिखेंगे। स्ट्रक्चर को इतना ध्यान दीजिएगा आप, ये काफी लंबे सेंटेंसेस में होता है, पर अभी अगर हम इस बारे में बात करेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा। सिंपली समझिए, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब डूअर, जो काम करता है। ओके? वर्ब का मतलब क्रिया, जो काम किया जाता है, क्रिया। एंड द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट, जो कर्ता जो काम करेगा, द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। क्लियर? जैसे राम राइट्स अ लेटर, इसमें राम क्या है? सब्जेक्ट, राइट्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और अ लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? कोई भी काम जो वर्तमान में होता है उसको
बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए इस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे वाक्य होते हैं जिनको हम इस टेंस के द्वारा डिनोट करते हैं। आइए एक नजर डालें। जैसे सबसे पहले हम लेंगे हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन, कोई कार्य जो आपके हैबिट में है, आप रोज करते हैं। ऐसे रोज करने वाले कामों को हम इस टेंस के द्वारा डिनोट करते हैं, इस टेंस के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। और किसी भी सेंटेंस में अगर आपको हैबिचुअल एक्शन की पहचान करनी है तो दो शब्द को बिल्कुल ध्यान रखिए, एवरी डे या डेली। ये शब्द निश्चित रूप से आएगा। कोई काम आप प्रतिदिन कर रहे हैं, रोजाना कर रहे हैं, तो वो आपके हैबिट में है, ठीक है। जैसे एवरी डे आई गेट अप एट 5 in the morning। क्या मतलब हुआ इसका? मैं रोज सुबह 5 बजे सोकर उठती हूं, ठीक है। या आई गो फॉर अ वॉक डेली, मैं रोज सुबह घूमने के लिए जाती हूं। तो ये हैबिचुअल एक्शन है। हैबिचुअल एक्शन को किसके द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है? कौन से टेंस के द्वारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस के द्वारा। इसके अलावा ये तो पहला यूज हो गया। दूसरा है हैबिचुअल एक्शन के बाद यूनिवर्सल ट्रूथ, या जिसको आप बोलेंगे जनरल ट्रूथ। यूनिवर्सल या जनरल ट्रूथ, जिनको हम बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य। ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे वाक्य जिनमें यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो हमेशा सही है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, क्या मतलब हुआ? द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा से उदित होता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसे सेंटेंस, इसके अलावा सनसेट्स इन द वेस्ट, वाटर बॉयज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरह के जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, ये आप किसके द्वारा डिनोट करेंगे? कौन से सेंटेंस के, कौन से टेंस के द्वारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके अलावा इसके और यूजेस देखिए। तीसरा जो इसका यूज है, एक तो हमने लिया यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसी चीजें जो हमेशा सत्य हैं, उनको हम इसके द्वारा डिनोट करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा बताते हैं। लेकिन ऐसी बातें जो जिस समय उन वाक्यों को कहा जा रहा है उस समय सही है, उनको भी हम इस टेंस के द्वारा बताते हैं। जैसे तीसरा है अ फैक्ट दैट इज ट्रू at the time of speaking, at the time of speaking, बोलते समय जो बात सही है, जिस समय उस बात को कहा जा रहा है उस समय वो बात सही है, ऐसी बातों को भी बताने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हम कौन से टेंस का इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे डीजल कॉस्ट्स ₹66 पर लीटर। अब जिस समय ये बात कही जा रही है उस समय ये बात सही है। तो a fact that is true at the time of speaking is also expressed by present indefinite और simple indefinite, simple present tense। इसके अलावा जैसे a platform ticket costs ₹5। अब ये भी बात जिस समय कही जा रही है वो एकदम सच है। तो ऐसे
फैक्ट्स जो यूनिवर्सल ट्रूथ ना होकर के जिस समय उनको कहा जा रहा है उस समय वो सही है, उनको भी हम किस में लेते हैं, किसके द्वारा एक्सप्रेस करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके अलावा आपने कभी रनिंग कमेंट्री सुनी है स्पोर्ट्स इवेंट्स के दौरान? वो रनिंग कमेंट्री में भी इसी टेंस का इस्तेमाल ज्यादातर होता है। रनिंग कमेंट्री ड्यूरिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स। इनको इसमें भी अपन इस्तेमाल करते हैं कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग कभी इंटरेस्ट लेते हैं सुन के देखिएगा और पहचानिएगा। अशोक passes the ball to Ravi and Ravi throws it right on the stumps. Throws it right on the stumps. अशोक ने रवि को बॉल पास किया, रवि ने उसे सीधा कहां पे मार दिया, स्टंप्स पे मार दिया। यह है रनिंग कमेंट्री का एक छोटा सा एग्जांपल। रनिंग कमेंट्री भी होती है ड्यूरिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स, उसमें भी इसी टेंस का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इसके बाद न्यूज सुनते हैं। न्यूज में हालांकि न्यूज में जो बातें कही जाती हैं वो घट चुकी होती हैं, लेकिन वहां पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करने के बजाय प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होता है और उस समय ये टेंस कहलाता है हिस्टोरिक प्रेजेंट। इन अ विविड नैरेटिव in place of past indefinite. न्यूज में या न्यूज़पेपर की हेडिंग्स में आप देखिएगा इस टेंस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और चूंकि ये घटना हो चुकी है लेकिन हम उसको प्रेजेंट टेंस में बता रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हिस्टोरिक प्रेजेंट। हिस्टोरिक प्रेजेंट, बात पुरानी हो चुकी है लेकिन उसको आप न्यूज में बताते समय बहुत ही विविडली, बहुत ही ब्राइटली, स्ट्राइकिंग मैनर में बताया जाता है। और उस स्ट्राइकिंग मैनर मतलब हेडलाइंस में एक खास शार्पनेस लाने के लिए इस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। आप कई बार देखिएगा न्यूज़पेपर में भी होता है इस तरह का, और आप न्यूज़ अगर सुनेंगे ऑन टेलीविजन और रेडियो तो उसमें भी देखेंगे इस टेंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे नक्सल अटैक्स, क्लेम 4 lives, एक हेडलाइन। नक्सलाइट के अटैक के कारण 4 लोगों की जानें चली गई। बातें बीत चुकी हैं, लेकिन यहां हम कौन सा टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस, हिस्टोरिक प्रेजेंट टेंस। उसको थोड़ा सा कलर देने के लिए, ब्राइटनेस देने के लिए, शार्पनेस देने के लिए। तो विविड नैरेटिव में भी इस तरह के टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका अगला यूज देखेंगे, फ्यूचर इंटेंशन विच इज अ पार्ट ऑफ अ प्लान और एन अरेंजमेंट। कोई फ्यूचर प्लान है, कोई फ्यूचर एक्शन है जो होने वाला है, अभी हुआ नहीं है ना, लेकिन वो आपके प्लानिंग का एक हिस्सा है। तो उस प्लानिंग को बताने के लिए भी इस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग। जैसे
we leave for श्रीनगर tonight. अब हम आज रात को श्रीनगर जाने वाले हैं, है ना? अभी हम गए नहीं हैं, लेकिन हम यहाँ पे कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझ में आ रहा है? फ्यूचर प्लान को शो करने के लिए, ठीक है? तो ये भी एक यूज है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, वी विल लीव, वी शैल लीव फॉर श्रीनगर टुनाइट, ये लिखने के बजाय हम सीधे बोल दिए वी लीव फॉर श्रीनगर टुनाइट। तो ये आपका फ्यूचर प्लान को शो करता है। 7 देखिए, टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस, to introduce quotation. Now what is a quotation? You must understand what is a quotation. Quotations क्या होते हैं? किसी के कहे हुए actual words, किसी के कहे हुए वास्तविक शब्द। जैसे Shakespeare says brevity is the soul of wit. ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, ये कोटेशन है। किन्होंने कहा है? शेक्सपियर ने कहा है। तो आप कोटेशन, जब भी कोई कोटेशन डालें तो ये ध्यान रखिएगा कि उसका टेंस कौन सा रहेगा? प्रेजेंट। किसी के कहे हुए, हालांकि कहे हुए बहुत साल बीत चुके हैं, लेकिन टेंस यहां पे प्रेजेंट ही यूज होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन सेड, या अल्बर्ट आइंस्टीन सेज, लाइफ इज लाइक मूविंग अ बाइसिकल। जिंदगी किसकी तरह से होती है? साइकिल की तरह से। टू कीप योर बैलेंस इज टू कीप योर साइकिल मूविंग। अगर आपको अपना बैलेंस बना के रखना है तो साइकिल चलाते रहो। तो ये सब कोटेशंस हैं। ये कोटेशंस किस में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नाउ द नेक्स्ट यूज इज क्लॉजेस ऑफ टाइम एंड कंडीशन, जिनको आप इफ और अनलेस से बनाते हैं। इफ और अनलेस से बनाने वाले क्लॉजेस में इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। In clauses of time and condition, जिनमें शर्त रखते हैं, तो ऐसे क्लॉजेस में जिसमें टाइम एंड कंडीशन है, जिनको इफ और अनलेस से बनाते हैं, वहां पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करने के बजाय हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे ही मस्ट या ही विल हैव टू स्टडी हार्ड। If he has to pass, अगर उसे पास होना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। उसी तरह से unless you study hard, you will fail. अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। यू विल फेल, ये देखिए फ्यूचर टेंस है, लेकिन यहां हमने अनलेस लगाया है, जो क्या है? क्लॉज ऑफ टाइम एंड कंडीशन। यहां हमने कौन सा टेंस इस्तेमाल किया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया है। इज इट क्लियर? इसके बाद अगला जो बहुत ही सिंपल यूज है, जो आप लोगों को मालूम है, मुझे शायद यहां लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आई मस्ट राइट इट। प्रेजेंट में कोई भी काम हो रहा है, वर्तमान में जो भी काम हो रहा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए
जैसे टू एक्सप्रेस द एक्शन that takes place as at present. वर्तमान में कोई काम अगर हो रहा है, मीन्स चलता हो रहा है, कहना गलत हो जाएगा, होता है, चलता है, इंडेफिनिट टेंस है, तो उसको बताने के लिए जैसे आई लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश सीखते हैं, वेरी सिंपल। वर्तमान में कोई भी काम आप करते हैं तो आपको उसको बताने के लिए, दर्शाने के लिए कौन सा टेंस यूज करेंगे आप? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एंड द लास्ट यूज इज ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हियर या देयर से शुरू होते हैं। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस that begin with here and there. Here and there. ठीक है, एक लेसन पढ़ा था हमने, द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ती, उसमें एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था, अगर आपको याद है तो, देयर गोज अनदर लीफ, देयर गोज अनदर लीफ, देखो एक और पत्ती गिर गई। There goes another leaf. इसी तरह से here comes the train. तो ये आपने देखा कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपने इसका स्ट्रक्चर एक बार फिर से इसको आपको मैं रिवाइज करा दूं। सब्जेक्ट, वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। These were the uses. Then we'll move on to the next tense, that is present continuous tense. Present continuous tense, as the name shows, as the name express, continuous means progressive. Present continuous tense. You may call it present progressive tense also. It expresses the action which is going on at present. वर्तमान में जो कुछ भी चल रहा है उसको हम किसके द्वारा एक्सप्रेस करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के द्वारा। जो भी एक्शन प्रोग्रेसिव है एट प्रेजेंट उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के द्वारा डिनोट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर इट्स वेरी सिंपल। सब्जेक्ट is, am, are. When to use is, when to use am, and when to use are, I'll tell you later when we'll talk about the transformation of sentences. Subject is, am, are. Then these all are helping
वर्ब्स, इन सबको हम क्या बोलते हैं? सहायक क्रियाएं। ठीक है, और इसके बाद आती है मुख्य क्रिया, वर्ब विथ ING। जो भी मुख्य क्रिया रहेगी आप उसमें क्या लगाएंगे? ING एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर एक बार और समझिए। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वर्ब विथ ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर? कोई भी एक्शन जो प्रोग्रेसिव है एट द मोमेंट, it expresses the action that is in progress at present। कोई भी एक्शन जो कि वर्तमान में चल रहा है उसको हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? कौन से टेंस के द्वारा उसको अपन डिनोट करते हैं? दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे आई एम रीडिंग अ बुक। एट प्रेजेंट ये चीज चल रही है, ये एक्शन, द एक्शन इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट। यू आर listening to the cricket commentary। अब इसमें जो एक्शन इन प्रोग्रेस है एट प्रेजेंट, हम उनको डिनोट कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं इस टेंस से। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये टेंस सिर्फ उन्हीं सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करता है जो उस समय चल रहे हैं, प्रोग्रेसिव है। ऐसे एक्शंस जो टेम्परेरीली उस समय नहीं चल रहे हैं उनको भी हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस से एक्सप्रेस करते हैं। इट एक्सप्रेसेस those actions also which may not be progressive at present। जो उस समय प्रोग्रेसिव नहीं है, जैसे द कॉलेज अथॉरिटीज आर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू हॉस्टल। कॉलेज अथॉरिटीज आर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू हॉस्टल। कॉलेज अथॉरिटीज एक नया हॉस्टल बना रहे हैं। अब ये जिस समय बोला जा रहा है उस समय बन रहा है कि नहीं, मतलब ये काम जो है, ये एक्शन प्रोग्रेस में, ठीक है। तो इनको भी डिनोट करने के लिए, बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, फ्यूचर प्लान्स। जैसा मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर प्लान्स बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। लाइकवाइज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी यूज हम करते हैं फ्यूचर प्लान्स को बताने के लिए, फ्यूचर प्लान्स को डिनोट, एक्सप्रेस करने के लिए। टू एक्सप्रेस फ्यूचर प्लान्स। फ्यूचर प्लान्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जैसे दे आर
शिफ्टिंग into their new house. वे लोग अपने नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं, है ना? He is leaving for Mumbai next week. अगले हफ्ते वो मुंबई जाने वाला है। ठीक है, क्लियर हो रहा है अच्छी तरह से? तो यहां पे हम बात कर रहे हैं फ्यूचर प्लान्स, आई एम सॉरी, प्लान्स नहीं, इट्स ओनली प्लान, फ्यूचर प्लान्स। ठीक है, तो फ्यूचर प्लान्स हम बता रहे हैं, और फ्यूचर प्लान्स के लिए किसका इस्तेमाल हो रहा है? यहाँ पे कौन से टेंस का इस्तेमाल हो रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इसके बाद कुछ ऐसी एडवर्ब्स हैं जिनको अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करते हैं तो दे शो डिसअप्रूवल, उनसे डिसअप्रूवल शो होता है। किसी चीज को हम रिजेक्ट करते हैं, वो रिजेक्शन शो होता है। जैसे कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली, रेगुलरली, repeatedly, etc. When these are used in present continuous tense, sentences normally they express disapproval, जब इस तरह के वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं तो सोचिए हम डिसअप्रूव कर रहे हैं, किसी चीज को हम रिजेक्ट करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे द बॉयज आर ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट देयर फूड, लड़के हमेशा खाने की शिकायत करते रहते हैं। यहाँ पे हमने इस तरह का जो आया है ऑलवेज आया है। तो जब इस तरह के जो वर्ड्स हैं कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूली, ऑलवेज, फॉरएवर, इस तरह के जो एडवर्ब्स हैं जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होती हैं तो वो डिसअप्रूवल या असहमति को जाहिर करती है। ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरह से? देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट यूज। देयर आर सम वर्ब्स which we don't use normally in present continuous tense। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, कुछ ऐसी verbs होती हैं जिनको normally हम present continuous forms में use नहीं करते हैं। And if we do use these verbs in present continuous form, then the meaning change। अगर हम उस तरह के verbs को continuous tense में use करेंगे तो meanings change हो जाती हैं। You must understand this। I'll tell you। Come on। There are some verbs, कुछ क्रियाएं I think it must be 5th point। There are some verbs which are not normally
used in the present continuous tense. कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनको हम नॉर्मली प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, ज्ञानेंद्रियां जिन्हें आप कहते हैं. ठीक है, जैसे सी, स्मेल, हेयर, टच एंड टेस्ट. इनको कंटिन्यूअस फॉर्म में आईएनजी लगा के यूज नहीं किया जाता, और अगर आप यूज करेंगे तो जो इनका वास्तविक अर्थ है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है. अनदर थिंग, verbs denoting feelings, जिनसे आपकी भावनाओं का पता चलता है, या फिर states of mind. जैसे want, wish, desire, admire, care, hate, like, dislike. आपके मनोभाव और आपकी फीलिंग्स को बताते हैं. want, wish, desire, admire, care, hate, like, dislike, etc. बहुत सारी वर्ब्स हैं. इनको भी हम नॉर्मली किस में यूज़ नहीं करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं करते हैं. उसी तरह से verbs expressing process of thinking, जो आपके सोच को बताती है, आपके प्रोसेस ऑफ थिंकिंग को बताती है. ठीक है, जैसे नो, मीन, सपोज, एटसेट्रा. इनको भी हम जनरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज करते हैं. इसके अलावा verbs denoting possession, आपके पास कुछ है, possession, कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होगी. आप करेंगे तो मीनिंग जो होगा कुछ चेंज. हैव, ओन, ओ, बिलोंग, possess. Some other verbs. Such as contain, consist, cost, seem. इनको भी हम जनरली किस में यूज नहीं करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. इज इट क्लियर? अब लास्ट इसका यूजेस देखेंगे कि अगर हम ऐसी वर्ब्स को यूज करें तो कैसे मीनिंग चेंज होती है. When these verbs are used in present continuous tense, the meaning changes. How? देखिए, मैं आपके सामने दो सेंटेंस लिखती हूँ. ये हमारा छठवां यूज है, इसको समझ लीजिएगा. जैसे I see
temple on that hill. सी का मतलब देखना, ठीक है। I am seeing the principal at 3 PM. यहां हमने सीइंग कर दिया है, तो मैं प्रिंसिपल को 3 बजे देख रही हूं, ऐसा होगा क्या? नहीं, इसका मतलब होगा कि मैं 3 बजे प्रिंसिपल से मिलने वाली हूं। यहां पे सीइंग का मतलब हो जाएगा विजिटिंग। ठीक है। आई थिंक द कमिटी will reject his appeal. Think, सोचना, ठीक है। Another example. He is thinking seriously of resigning. Now, thinking मतलब considering, consider करना। वह त्यागपत्र देने के बारे में सोच रहा है, consider कर रहा है। Deep thinking. दिस इज सुपरफिशियल। अंडरस्टूड? तो ये मैंने आपको बताया कि जो जिन वर्ब्स को हम नॉर्मली कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते हैं, अगर हम यूज करेंगे तो मीनिंग जो है वो बदल जाती है। नाउ द नेक्स्ट टेंस वी आर गोइंग टू डिस्कस इज प्रेजेंट perfect tense. Present perfect tense. कंप्लीट। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, और इस टेंस में हम उन वाक्यों को लेते हैं जिसमें काम पास्ट में ही हुआ है बट उसका लिंक, उसका आफ्टर इफेक्ट, उसका रेलेवेंस प्रेजेंट तक मौजूद है। कोई ऐसा काम जो पास्ट में हुआ है बट what is said has some relevance, some link with the present. काम पास्ट में हुआ, इमीडिएट पास्ट और रिसेंट पास्ट इट इज सेड, और उसका कुछ लिंक प्रेजेंट में मौजूद है। आपको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है हिंदी में काम हो चुका है। मैं पढ़ चुकी हूँ, वह खाना खा चुका है, वह घर जा चुका है, ठीक है। वह घर गया, उसका लिंक प्रेजेंट से टूट गया, लेकिन कर चुका है जब इस तरह के वाक्य हम बोलते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। काम कंप्लीट हुआ है पर उसका असर, उसका इंपॉर्टेंस, उसका इफेक्ट अभी भी मौजूद है वर्तमान में। ऐसे वाक्यों को एक्सप्रेस करने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। जैसे शी हैज डन हर वर्क, वह अपना काम कर चुकी है। तो
ये कौन सा सेंटेंस हुआ? टू एक्सप्रेस द एक्शन that is completed in the immediate past. हम लोग अभी यहाँ 2 टेंस पढ़ चुके हैं, कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस। चलिए इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। वी हैव लर्न्ड अबाउट द रूल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट and present continuous tenses। यानी ये काम जो है ये रीसेंट पास्ट में अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है। अंडरस्टूड? सेकेंड यूसेज इसका, to express the action whose time is not given and not definite। जिसका टाइम दिया हुआ नहीं है और उसका टाइम भी डेफिनेट नहीं है। एक चीज आपको बताने से मैं छूट गया, अभी मैं बता देती हूँ इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। राइट डाउन, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। इसमें सेंटेंस कैसे बनते हैं? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू मेक अ सिंगल सेंटेंस। सब्जेक्ट plus has have। In perfect tense, verb will always be in its third form and the last one is object। हेल्पिंग वर्ब हैज हैव लगेगी, वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में जाएगी और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर राइट डाउन इट, सबसे ऊपर लिख लीजिए इसको, ये स्ट्रक्चर है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सो ऐसे एक्शंस जिनका टाइम नहीं दिया गया है और डेफिनेट नहीं है, जैसे आई हैव रेड ऑल द नॉवेल्स ऑफ एलिस्टेयर मैकलिन। मैं एलिस्टेयर मैकलिन की सभी किताबें पढ़ चुकी हूँ। अब कब पढ़ा मैंने, ये टाइम नहीं दिया गया है, तो जिसका टाइम डेफिनेट नहीं है उसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।